नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील कुमार त्रिपाठी अंतर विश्वविद्यालय अध्यापक शिक्षा केंद्र IUCTE की ओर से इस पॉडकास्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज के पॉडकास्ट का विषय है गांधी जी के शैक्षिक विचार, जिसमें विषय वक्ता के रूप में हमारे साथ जुड़ रहे हैं अंतर विश्वविद्यालय अध्यापक शिक्षा केंद्र के प्रोफेसर आशीष श्रीवास्तव सर, जो भारतीय उच्च शिक्षा नीति के प्रोफेसर हैं और साथ में डीन एकेडमिक एंड रिसर्च का दायित्व निर्वहन कर रहे हैं। प्रोफेसर आशीष श्रीवास्तव सर के बारे में थोड़ी सी चर्चा मैं करना चाहूँगा कि आशीष श्रीवास्तव सर का जो अध्यापन प्रारंभ हुआ वो शांति निकेतन, जो श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी की कर्मस्थली रही है, शांति निकेतन पश्चिम बंगाल से प्रारंभ हुई। उसके बाद आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी मोतिहारी में भी प्राध्यापक रहे। तत्पश्चात इस समय आप अंतर विश्वविद्यालय अध्यापक शिक्षा केंद्र में प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन पॉलिसी में कार्यरत है। प्रोफेसर आशीष श्रीवास्तव सर को अपने विशिष्ट कार्य के लिए USA की एक संस्था द्वारा यंग एक्सीलेंस पुरस्कार भी प्राप्त है 2020 में। आप भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों के विभिन्न कार्यक्रमों में एज ए मेंबर ऑफ एकेडमिक बोर्ड, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, मॉनिटरिंग बोर्ड जैसे बहुत सारे विभिन्न बोर्डों में आप सम्मिलित रहे हैं। सदस्य के रूप में, अध्यक्ष के रूप में आपके 800 से ज़्यादा व्याख्यान पूरे भारतवर्ष में व्याख्यायित है। सर, हम आपका इस पॉडकास्ट में हार्दिक स्वागत करते हैं। सर, एक लंबा समय आप शांति निकेतन में आपने बिताया। शांति निकेतन की जब बात आती है तो सहसा ही हमारे मन मस्तिष्क में रविंद्रनाथ टैगोर जी की छवि उत्पन्न हो जाती है। तो सर, रविंद्रनाथ टैगोर जी की एक संस्था से आप जब मोतिहारी आए, जैसा आज का हमारा विषय गांधी जी के शैक्षिक विचारों पे है, जब आप मोतिहारी आए तो मोतिहारी और गांधी जी का नाम आते ही वो शब्द चंपारण में स्थानांतरित हो जाता है। तो केंद्रीय विश्वविद्यालय चंपारण और रविंद्रनाथ टैगोर का जो कार्यस्थल रहा है, जहां उन्होंने बनाया वो विश्वविद्यालय, उन दोनों के सापेक्ष आप गांधी जी के विचारों का, उनके नीतियों का, आप उच्च शिक्षा को उन दोनों की दृष्टि से क्या समझते हैं सर? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। एक समय काल है 1860 से लेकर के और लगभग 1890-1900 तक, जब आपको स्वामी विवेकानंद दिखाई देंगे, श्री अरविंदो घोष जी दिखाई देंगे, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी दिखाई देंगे, महात्मा गांधी और ऐसे बहुत सारे शिक्षा शास्त्री। उन सब के विचारों का अगर हम अध्ययन करें, शैक्षिक विचारों का अध्ययन करें, तो ऐसा लगता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 उन सारे मंतव्यों को शिक्षा जगत में उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो, इसके लिए एक प्रारूप तैयार किया गया है। जब विश्व भारती की बात आती है, शांति निकेतन की बात आती है, तो हम में से बहुत सारे लोग जानते हैं शांति निकेतन गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्थापित किया, जबकि वो जो श्रेय है वो उनके पिताजी को जाना चाहिए, देवेंद्रनाथ ठाकुर जी को। मूलतः वो आए थे, उन्होंने घर वहाँ बनाया शांति निकेतन के नाम से। बाद में 1901 में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने 5 शिक्षकों और 5 छात्रों के आदर्श अनुपात के साथ विश्व भारती शांति निकेतन की शुरुआत की, पाठ भवन की शुरुआत की, जिसमें आज हमारे जो अमृत सेन जी हैं, उनके नाना क्षति मोहन सेन जी वन ऑफ द टीचर्स थे उसमें। जो पूरा कॉन्सेप्ट है शांति निकेतन का, वो गुरु शिष्य परंपरा जो हमारी पद्धति रही है, प्राचीन भारत की जो पद्धति रही है, उस गुरु शिष्य परंपरा का वर्तमान जो उसकी प्रासंगिकता कैसे उसकी देखी जा सकती है, वो शांति निकेतन एक बड़ा उदाहरण है देखने के लिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अगर हम जब बात करते हैं तो बहुत सारे मंतव्य, चाहे वो होलिस्टिक एजुकेशन का कॉन्सेप्ट हो, मल्टीडिसिप्लिनैरिटी का कॉन्सेप्ट हो, एस्थेटिक एजुकेशन का कॉन्सेप्ट हो, क्रिटिकल थिंकिंग का कॉन्सेप्ट हो, क्रिएटिव थिंकिंग का कॉन्सेप्ट हो, फॉर्मेटिव असेसमेंट का कॉन्सेप्ट हो, रिस्पेक्ट फॉर लोकल कॉन्टेक्स्ट हो, रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी का कॉन्टेक्स्ट हो, मल्टीलिंग्वलिज्म का कॉन्टेक्स्ट हो, ये सारे जो प्रिंसिपल है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के, वो हमको शांति निकेतन में दिखाई देते हैं। बाद में 1921 में गुरुदेव जो है वो अपने इस पाठ भवन को उठाते हैं विश्वविद्यालय के स्तर पर, और 1921 में फिर वो विश्व भारती बनता है। और बेसिकली जो मूलतः जो विश्व भारती है वो शांति निकेतन और श्री निकेतन, 2
कैंपसेस को मिला करके विश्व भारती बनता है। शांति निकेतन जहाँ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, श्री निकेतन जहाँ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। तो मजे की बात यह है कि 1921 के आसपास गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जो इम्प्लीमेंट करके दिखा दिया, जो मूर्त रूप में हमारे सामने आ गया, उसका रिकमेंडेशन 1949 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी अपने यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन की रिपोर्ट में कर रहे हैं। रूरल एजुकेशन, एग्रीकल्चरल एजुकेशन, विमेन एजुकेशन, रूरल यूनिवर्सिटी, ये जितनी तरह की बातें हैं गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1921 के आसपास उसको इम्प्लीमेंट कर दिया, एक संस्था, एक मूर्त रूप में खड़ी कर दी, जिसका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जिक्र करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति बहुत स्पष्ट कह रही है कि वो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो इंटेंट है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो कंटेंट है, वो इंटेंट और कंटेंट आउट ऑफ द ब्लू नहीं है। वो जो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग यानी राधाकृष्णन आयोग जिसको हम कहते हैं, मुदालियर आयोग जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है, कोठारी आयोग जिसको हम इंडियन एजुकेशन कमीशन कहते हैं, और जो नीतियां रही हैं उसके बाद, उन सब के आगे वो प्रोग्रेस लेके जाती है। इसमें एक अच्छी बात यह है कि 1901 में, जैसा मैंने कहा कि पाठ भवन की शुरुआत हुई, 1915 में महात्मा गांधी पहली बार गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर से मिलते हैं। पहली बार उनकी मुलाकात होती है और कोइंसिडेंटली वो मुलाकात शांति निकेतन में होती है, जहां गुरुदेव उनके स्वागत के लिए घर बनाते हैं। मिट्टी का घर है वो, और उस घर का नाम श्यामली रखा जाता है। पूरा मिट्टी का बना हुआ घर है, प्राकृतिक वातानुकूलित वो घर है जो गांधी जी के स्वागत के बनाते हैं। तो पहली बार मार्च 1915 में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी जी आमने सामने बैठते हैं, डिस्कशन करते हैं, बहुत सारे बिंदुओं पर चर्चा होती है। हम ये भी जानते हैं कि ये ओपन सीक्रेट है ये कि बहुत सारे ऐसे बिंदु थे, बहुत सारे ऐसे विचार थे जहां पर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी जी की आपस में सहमति नहीं बनती थी, लेकिन इसके बावजूद एक दूसरे के लिए जो उनका आदर था। तो खैर 1915 में वो शांति निकेतन आते हैं। शांति निकेतन की वो पूरी शिक्षा व्यवस्था देखते हैं, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का जो विचार है उस विचार को देखते हैं। और उसके बाद जब वो चंपारण पहुंचते हैं, चंपारण का इतिहास आप जानते हैं, पंडित राजकुमार शुक्ल जी जब वो नील का आंदोलन चल रहा है उससे प्रभावित हैं, बहुत पूरा क्षेत्र, पूरा समाज प्रभावित है। राजकुमार शुक्ल जी बड़ी मेहनत करके, बड़ी शिद्दत के साथ गांधी जी को चंपारण उनका आगमन के लिए, चंपारण उनके स्वागत के लिए, उनको बुलाने के लिए सफल हो जाते हैं फाइनली। और 1917 में पहली बार महात्मा गांधी जी चंपारण की धरती पर पहुंचते हैं। जब वो पहुंचते हैं वहां पर, तो जो इशू है, जो मुद्दा है जिसके लिए बुलाया गया उनको, वो देखते हैं उसको और उससे चिंतित होते हैं। लेकिन उनको एक बात समझ में आती है कि चंपारण सिर्फ ये राजनैतिक इशू ही नहीं है, ये सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से भी बहुत पिछड़ा हुआ है। और उधर 1915 में वो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ मिलकर आए हैं। सो 1915 में जो उनका पूरा जो ये टैगोरियन फिलॉसफी है, शिक्षा का दर्शन है गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का, उससे वो प्रभावित है। तो 1917 में पहली बार चंपारण का एक जगह है भितिहरवा, तो उसमें 1917 में वो पहली बुनियादी विद्यालय की स्थापना करते हैं। तो जो वर्धा स्कीम बनी हमारी 1937 में, जो जाकिर हुसैन जी की अध्यक्षता में है, उसकी पहली प्रयोगशाला चंपारण के भितिहरवा में बनी। और हम सब जानते हैं कि काम आधारित शिक्षा, श्रम आधारित शिक्षा, स्वावलंबन वाली शिक्षा, आत्मनिर्भरता की शिक्षा, ये सारा जो है वो महात्मा गांधी जी की का जो मूल, जो उनका शिक्षा दर्शन है, उसके मूल तत्व हैं। इसको पढ़ना है वो हिंद स्वराज एक बार जरूर पढ़े महात्मा गांधी की। तो उनका जो पूरा जो शिक्षा का दर्शन है, जो उनका विचार है शिक्षा को लेकर के, वो हिंद स्वराज में उन्होंने बहुत बखूबी लिखा है। सर, कितना अच्छा संयोग रहा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी की चर्चा हुई, फिर महात्मा गांधी की चर्चा हुई, और एक सफल संयोग है कि आप दोनों ही संस्थाओं से जुड़े रहे और काफ़ी लंबे समय से जुड़े रहे और बड़े बड़े दायित्वों का निर्वहन किया। आप वहाँ डीन एकेडमिक रहे, डीन कैंपसेस रहे, डीन एजुकेशन रहे। सर, अभी जब आप इन दोनों महान शख्सियतों के संस्थानों से आए, अंततः आप महामना के परिसर में भी आ गए। अंतर विश्वविद्यालय अध्यापक शिक्षा केंद्र है तो ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन, लेकिन कैंपस बीएचयू का ही मिला है। तो सर, अंततः आप 3 महान व्यक्तित्व के संपर्क में हैं सर। यहाँ आप उच्च शिक्षा नीति के प्रोफेसर हैं सर। तो अभी आपने कहा कि मल्टीडिसिप्लिनरी, इंटरडिसिप्लिनरी और होलिस्टिक एजुकेशन की बात की सर। सर, गांधी जी का जो विचार रहा है सर, शरीर, मन और आत्मा, सर हमारी भारतीय शिक्षा नीति, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई,
उसके मल्टीडिसिप्लिनरी और होलिस्टिक एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो महात्मा गांधी जी के विचार उसमें कहाँ तक आत्मसात करते हैं सर? भारत जब कभी विश्वगुरु रहा होगा, जी या इसको यूं कहूं, भारत जब कभी विश्वगुरु था, उस समय की जो शिक्षा प्रणाली थी, उस पूरी शिक्षा प्रणाली की जो आत्मा थी, जो उसका ताना बाना था, जो उसका फैब्रिक था, जो स्ट्रक्चर था, संरचना थी, वो मल्टीडिसिप्लिनरी थी। एक बात। दूसरी बात, भारत में शिक्षा हमेशा समाज का विषय रही थी। जी महात्मा गांधी जी, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, महामना मालवीय जी और अन्य शिक्षा शास्त्री, भारत के जो नामचीन शिक्षा शास्त्री हैं, इन सब में समानता एक है कि इन सब ने शिक्षा को एक समग्र रूप में देखा। शिक्षा को इन्होंने तोड़ के नहीं देखा, इन्होंने सबने शिक्षा को एक समग्र रूप में देखा। एक व्यक्ति की समग्रता को शिक्षा कैसे एड्रेस करे, इन सब ने देखा। दुर्भाग्य ये रहा कि पिछले कुछ दशकों में जो हमारी एक बहुत रिच लेगेसी थी मल्टीडिसिप्लिनरी की, जिसका परिणाम भी हमने देखा, जिसकी वजह से भारत विश्वगुरु रहा है, उस रिच लेगेसी से उस जो भटकाव हुआ, उस भटकाव से भटकते 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 हम स्टैंड एलोन इंस्टीट्यूशंस तक पहुंच गए। आज आप भारत के किसी शहर से किसी शहर की यात्रा करिए 300-400 किलोमीटर, आपको सड़क के दोनों तरफ स्टैंड एलोन इंस्टीट्यूशंस की भरमार दिखेगी। तो शिक्षा को हमने कहीं ना कहीं एक एकांगी स्वरूप में बदल दिया, और यही मुझे लगता है कि सबसे बड़ा दुर्भाग्य रहा, जिसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति, अगर कोई मुझसे पूछे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का सबसे बड़ा पुश, सबसे बड़ा जो फोर्स है, सबसे बड़ा जो उसका रिकमेंडेशन है वो क्या है, तो मैं कहूँगा कि मल्टीडिसिप्लिनरी जो बहुअनुशासनात्मकता है उसको पुनः स्थापित करना। महात्मा गांधी का आप संस्थान, जो चाहे उसको आप गुजरात विद्यापीठ देखिए, आप गुजरात विद्यापीठ का जब विजिट करेंगे तो आप पाएंगे कि शिक्षा को एक समग्र रूप में वो देख रहे हैं। चाहे वो जो भी वहाँ का संचालन है, परिचालन है, वो सब में स्टूडेंट जो है पार्ट एंड पार्सल है। बुनियादी विद्यालय की जो दर्शन है, वो दर्शन अपने आप में गांव ही पूरा स्कूल है, ये मान के चलता है। वो श्रम आधारित शिक्षा, काम आधारित शिक्षा, स्वावलंबन, आत्मनिर्भरता, यानी ये सब तभी संभव है जब हम किसी छात्र को उसके जीवन की समग्रता में देखेंगे। तो इस दृष्टि से अगर मैं देखता हूं तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक बहुत बड़ा एक बदलाव लेकर के आ रही है। अब जरूरत है कि हम सबको, चाहे मैं इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर टीचर एजुकेशन में बैठ करके बात करूं, चाहे महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय में बैठा हुआ कोई प्रोफेसर ये बात करे, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ प्रोफेसर कोई ये बात करे, यानी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इंस्टीट्यूशन, हम सबको जो मल्टीडिसिप्लिनैरिटी की जो बेसिक समझ है, आधारभूत समझ है, उसको जब तक हम गांधी जी का शिक्षा दर्शन, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का शिक्षा दर्शन, मालवीय जी का जो शिक्षा दर्शन, जब तक इसको हम समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक उसका जो प्रैक्टिकल आयाम है वो शायद लाने में डिफिकल्टी होगी। इसलिए मेरा विशेष आग्रह ही होगा सभी शिक्षकों से, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन, कि वो जो महात्मा गांधी का जो शिक्षा दर्शन है, गुरुदेव का, मालवीय जी का, इनको समझने की कोशिश करें। और जब इनको समझेंगे तो ये सारा जो विचार है, क्योंकि देखिए एक चीज़ बहुत स्पष्ट है, मल्टीडिसिप्लिनैरिटी की आप बात करिए, होलिस्टिक एजुकेशन की आप बात करिए, असेसमेंट के किसी फॉर्मेट की आप बात करिए, गवर्नेंस की बात करिए, रिसर्च की बात करिए, इंक्लूसिविटी की बाक करिए, कोई भी बात करिए आप, उसका रास्ता कहीं ना कहीं करिकुलम से होकर के जाता है। इसका मतलब ये है कि करिकुलम में जब तक वो बातें नहीं आएंगी तब तक वो ग्राउंड लेवल पे नहीं जाएंगी। इसलिए करिकुलम में इन सारे विचारों को उतारना एक बड़ी चुनौती है। विचार के रूप में हमारे पास विचार है, विचार को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो संसाधन चाहिए वो संसाधन हमारे पास हैं। विचार में जो विशेषताएं हैं, किन किन विशेषताओं को हम पाठचर्या का हिस्सा बनाएं, करिकुलम का हिस्सा बनाएं, उसकी समझ हमारे पास है। बस ज़रूरत है कि इस पूरी शैली को हम ब्लैक एंड वाइट में अपने करिकुलम का हिस्सा बनाएं, ताकि हमारे शिक्षक जो कक्ष में जाएं तो वो इस तरह का ट्रांजैक्शन, पेडागोजी, असेसमेंट इस तरह का फॉलो करें कि ये जो पूरा जो एक्सपेक्टेशन है, प्रत्याशा है, उस प्रत्याशा को हम प्राप्त कर सकें। सर, आपने कहा कि गुजरात विद्यापीठ जी महात्मा गांधी का द्वारा बनाया गया एक और संस्थान है जी। सर, वहाँ आपने कहा कि छात्र और शिक्षक या जो भी कर्मचारी हैं वो कंधे से कंधा मिलाकर होलिस्टिक एजुकेशन की ओर बढ़ रहे हैं जी। छात्रों की जब बात होती है और गांधी जी की जब चर्चा आ रही है सर, तो गांधी जी की एक नीति रही है हस्तकला आधारित शिक्षा।
हस्तकला आधारित शिक्षा पर वो जोर देते थे, इसका मतलब है कि उनके मस्तिष्क में कहीं न कहीं ये बात रही होगी कि हम रोज़गार से जुड़ें अपने आप को। भारतीय शिक्षा नीति, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आई, उसमें भी हम देख रहे हैं सर कि वोकेशनल एजुकेशन प्रारंभ से ही चालू कर रहे हैं। तो इन दोनों के सापेक्ष गांधी जी का जो हस्तकला आधारित शिक्षा है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो वोकेशनल एजुकेशन जो हम चालू कर रहे हैं, इन दोनों का शिक्षा दर्शन क्या है सर? आपका उस पे क्या विचार है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका, जो ये प्रश्न आपने पूछा है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के डॉक्यूमेंट के इंटेंट और कंटेंट के आधार पर कुछ और डॉक्यूमेंट आए हैं, जिन डॉक्यूमेंट्स को एक शिक्षक होने के नाते हम सभी को पढ़ना चाहिए। और इस कड़ी में मैं एक डॉक्यूमेंट का जिक्र आजकल बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, वो है नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क। दो बातें यहाँ कहूँगा। पहली, गांधी जी का जो पूरा, जैसे आपने हस्तकला कहा, तो हस्तकला एक छोटा सा उसका उदाहरण है। जो मूल विचार है वो है काम करके सीखना, श्रम आधारित शिक्षा, जो स्वावलंबन की तरफ ले जाता है, आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाता है। शिक्षा जीवन से कटी हुई नहीं होनी चाहिए। अगर जीवन से कटी हुई शिक्षा है तो वो शिक्षा कहीं ना कहीं तमाम तरह के दोष उत्पन्न करेगी, जिन दोषों को हमने पिछले कुछ दशकों में देखा है। तो काम आधारित शिक्षा, श्रम आधारित शिक्षा, स्वावलंबन वाली शिक्षा, आत्मनिर्भरता वाली शिक्षा, ये कुछ मूल तत्व है गांधी दर्शन के। राष्ट्रीय शिक्षा नीति अगर आप देखें, और इस समय जो हम आजकल एक बात कर रहे हैं, सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, 2047 तक हम एक विकसित भारत की संकल्पना कर रहे हैं। वो संकल्पना तभी संभव हो सकती है जब हम शिक्षा को जीवन के आयाम से जोड़ करके देखें। देखिए कितना अद्भुत दर्शन था गांधी जी का, काम आधारित शिक्षा। काम को शिक्षा से अलग करके नहीं देखना है। गांव, और मैंने एक उदाहरण बताया आपको कि पूरा गांव ही स्कूल है। यानी हम कुछ भी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं तो सीख रहे हैं, संगीत है तो वहाँ सीख रहे हैं। यानी जीवन के जितने भी आयाम हैं, पक्ष हैं, उन पे हम जब भी कर रहे हैं उससे सब सीख रहे हैं। तो शिक्षा जीवन के विभिन्न पहलुओं से जुड़ी हुई है। दुर्भाग्य ये रहा कि आज़ादी के बाद हमने गांधी जी के इस बहुत महत्वपूर्ण विचार को, जो पूरा का पूरा जो शिक्षा तंत्र था वो काम पर आधारित था, श्रम पर आधारित था, उसको हमने बड़ी चतुराई के साथ SUPW बना दिया। और इस SUPW बना के उसको हमने करिकुलम में एक छोटा सा अंग बना के छोड़ दिया। यानी जो विचार पूरे शिक्षा प्रक्रिया के दर्शन को तय कर रहा था, उससे बाहर निकल करके हमने उसको सीमित कर दिया SUPW, और करिकुलम का एक छोटा सा हिस्सा बना दिया। अच्छी बात अब ये है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के डॉक्यूमेंट के बाद इस बात, जो ये विचार है, इस डॉक्यूमेंट में विचार आया, और ये विचार कैसे इम्प्लीमेंट हो, इसके लिए नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क का जो डॉक्यूमेंट है वो दो बड़ी बातें कह रहा है। पहली बात तो लेवल्स में डिवाइड कर रहा है, वो एट पार विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, वो मैं यहाँ जिक्र नहीं करूंगा। दूसरी बात, हाउ टू इंटीग्रेट जनरल एजुकेशन विद वोकेशनल एजुकेशन। इंटीग्रेशन जरूरी है। हम उसको एक पेपर बना करके छोटा सा और लास्ट में जोड़ दें और पढ़ा दें और उस पर इवेल्युएट कर दें, कुछ ग्रेड्स दे दें, क्रेडिट दे दें, वो नहीं चलेगा। सो हाउ टू इंटीग्रेट जनरल एजुकेशन एंड वोकेशनल एजुकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, तत्व है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का माध्यम से हम जिसको हम अचीव कर सकते हैं। सर, गांधी जी का एक विचार रहा है, वो शिक्षा को एक सतत प्रक्रिया मानते थे जो हमेशा चल रही है। NEP की आपने बात की, NEP में भी बहुत सारी लचीली प्रणालियां बनाई गई हैं। उसमें आपके कई व्याख्यानों में भी सुना गया है कि आप एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट, इसके बारे में अक्सर आप चर्चा करते हैं, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसको एक काफी जोर भी दिया गया है। सर, इन दोनों विचारों को अगर जोड़ा जाए तो उस पे आपके क्या विचार बन रहे हैं सर? गांधी जी की सतत प्रक्रिया, NEP की मल्टीपल एंट्री और एग्जिट जैसी लचीली प्रक्रियाएं, दोनों का विचार कहाँ आकर सामंजस्य बन रहा है, और वो क्या रूपरेखा एक भविष्य में दिखाएगा, इस पर थोड़ा अपने विचार। फिर से बहुत अच्छा प्रश्न है ये, और फिर से मैं यही बात स्पष्ट करूंगा कि शिक्षा को, किसी भी छात्र की जीवन की जो समग्रता है, जब तक हम शिक्षा को समग्रता के साथ जोड़कर नहीं देखेंगे, तब तक शिक्षा अपने उद्देश्य में सफलीभूत नहीं होगी। एक बात। दूसरी बात, हम सब जानते हैं लर्निंग गोज फ्रॉम वोम टू टोम, माँ के गर्भ से शुरू होती है लर्निंग और चिता तक हमारे जाती है लर्निंग। तो जीवन सतत सीखने की प्रक्रिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग है, इसको बहुत मजबूती से, बहुत ठोस तरीके से इसको पुश कर रहा है। शिक्षा की प्रक्रिया में तो एक तो बात हो गई कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग
कंटिन्यूस एजुकेशन, इसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति पुश कर रहा है, एसडीजी 4 को बल दे रहा है। जी एसडीजी 4 अगर आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पेज नंबर 3 पैराग्राफ नंबर 2 देखेंगे तो वहाँ बहुत ही क्लियरली और कैटेगोरिकली एसडीजी 4 जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 4 क्वालिटी एजुकेशन का, उसको एड्रेस कर रहे हैं, वो कर रही है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट, देखिए भारत, आप कुछ भी कहिए, भारत का जो वैविध्य है, भारत का जो वैविध्य है, उस वैविध्य में तो कोई दो मत नहीं हो सकता। नहीं, वैविध्य तो बहुत ही, मतलब विविधता के लिए ही भारत जाना जाता है। बिल्कुल। इस विविधता में तमाम तरह के अच्छे पक्ष हैं, तो कुछ ऐसे पक्ष भी हैं जिनके ऊपर हमारा ध्यान होना चाहिए अगर हम सबका विकास करना चाहते हैं, अंत्योदय सर्वोदय जैसी जो धारणाएं उसको अचीव करना चाहते हैं, तो हमें सब की तरफ ध्यान देना। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट जो कॉन्सेप्ट है, इसको लेकर के बहुत सारे लोगों में बहुत सारी तरह के विचार हैं। कहीं कहीं पर इसके लिए कुछ रिमार्क्स भी मिलते हैं सुनने को। खैर, मैं उन पक्षों में नहीं जाऊंगा। मल्टीपल एंट्री और एग्जिट उन तमाम तरह की सीमाओं को, जिसके बारे में कई बार हम नहीं जानते हैं, उनको कहीं ना कहीं अकोमोडेट कर रही है। समाज का वो बच्चा जो किसी कारण से अपनी शिक्षा उसको छोड़नी पड़ती थी पहले, अब वो भी शिक्षा का हिस्सा रहेगा। अब हमको एक शिक्षा, उच्च शिक्षा के संस्थान के रूप में कैसे इस बात को हम लेके आएंगे, उसकी जो मॉडस ऑपरेंडी है क्या होगी, उसमें जो टेक्निकलिटीज आएंगी उन टेक्निकलिटीज को हम कैसे एड्रेस करेंगे, ये हमको सोचना है। लेकिन मैं समाज की दृष्टि से बात करूं तो एक बहुत महत्वपूर्ण संकल्पना है, जिसमें उन बच्चों को मौका मिलेगा जो बच्चे किसी न किसी कारण से, अपरिहार्य कारणों से वो शिक्षा जगत को छोड़ के चले जाया करते थे। उनके पास एक अवसर रहेगा कि वो अपनी शिक्षा को पूरी कर सकें। और तमाम तरह के जो हमने ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमने देखे हैं जहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चों ने अच्छा किया है जो तमाम तरह की सीमाओं में रहे हैं, तो उनके लिए एक अवसर है ये। सर, हमारे दर्शकों के लिए, जो हमारी नई पीढ़ी है, जो नई जनरेशन है, शिक्षा के माध्यम से गांधी जी के दर्शन को कैसे समझे, कैसे आत्मसात करे? अब जब तक उन्हें समझ में नहीं आएगा, आज की पीढ़ी तो प्रैक्टिकल ज़्यादा सोच रही है, जब तक उसे ये समझ में ना आए कि एक्चुअल में ये है क्या, तब तक वो समझेंगे नहीं, अपनाएंगे नहीं, और जब तक अपनाएंगे नहीं तो उस अच्छी विचारधारा को आत्मसात कर नहीं पाएंगे। तो उन्हें अब उनके विचारों को समझने के लिए वो कैसे समझें, कैसे उसको आत्मसात करें, गांधी जी के दर्शन को, उस पर थोड़ा सा बहुत विचार। बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर प्रश्न है ये। मुझे लगता है कि गांधी जी से ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मैं किसी में देखता ही नहीं। गांधी जी खुद कहते हैं कि अगर मैंने कोई दो बातें कही हैं, एक आज कही है और एक बीते हुए कल में कही है, तो जो मैंने आज कही उसको आप सत्य मानिए, बीते वाले कल को आप भूल जाइए। इतना फ्लेक्सिबिलिटी है गांधी में। गांधी जी पहले कहते थे ईश्वर ही सत्य है, फिर उन्होंने कहा नहीं, सत्य ही ईश्वर है। तो ईश्वर ही सत्य है कि समझ से लेकर के सत्य ही ईश्वर है कि समझ तक पहुंचने की जो यात्रा है, तो मुझे लगता है कि इसमें दो तीन बातें मैं कहूंगा। पहली बात, उनकी किताब है सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा। एक तो ये हमारी जो वर्तमान पीढ़ी, छोटी सी पतली सी किताब है, एक तो ये किताब उनको पढ़नी चाहिए। उससे उनको बहुत सारे ऐसे चीजें मिलेंगी कि हमारे जीवन के बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिनको केवल हम जानते हैं। जब उस किताब को पढ़ेंगे तो लगेगा अच्छा, गांधी जी भी ऐसी बातें कहते थे, ऐसी बातें सोचते थे, ऐसी बातें करते थे, तो उससे वो अपने आप को जोड़ करके देख पाएंगे। तो पहली तो ये हो गई। दूसरा, गांधी जी के जो शिक्षा दर्शन को समझना चाहता है यदि कोई, तो मुझे लगता है कि भारत से पहले उनकी जो दक्षिण अफ्रीका की यात्रा है, विशेष करके 1904 में डरबन में जो फिनिक्स आश्रम है उनका, और 1910 में जोहान्सबर्ग में जो उनका टॉलस्टॉय फार्म है, उन दोनों के बारे में जानना चाहिए। और इन दोनों के बारे में जानने के लिए उनकी दूसरी किताब है दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का इतिहास। इन दोनों में फिनिक्स आश्रम और टॉलस्टॉय आश्रम दोनों का जिक्र उन्होंने किया है, जो 1904 1910 डरबन और जोहान्सबर्ग क्रमशः है उनका। एक और चीज छोटी सी है, जॉन रस्किन की किताब है अनटू दिस लास्ट। इससे गांधी जी बहुत प्रभावित थे। और जो श्रम की गरिमा है और जो इक्विटी, जिसको समता कह रहे हैं, समता का जो विचार है वो वहां से लाते हैं। और इसका पहली प्रयोगशाला उनकी बनती है डरबन और जोहान्सबर्ग, यानी फिनिक्स आश्रम और टॉलस्टॉय फार्म। तो दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का इतिहास कोई पढ़ेगा तो उसको वो जो विचार है वो नजर में आएंगे। और फिर उससे आगे बढ़ते हुए जो 1915 में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ उनका डायलॉग है, उसको जाने। और उसके बाद जो भारत में पहला प्रयोगशाला बनती है, पहला एक्सपेरिमेंट होता है भितिहरवा चंपारण बिहार में,
1917 में बुनियादी विद्यालय के रूप में। तो मुझे लगता है ये कुछ ऐसे क्रम हैं इनको देखने से, जिसको बाद में फॉर्मलाइज़ करते हैं जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में वर्धा समिति में। तो ये इस पूरी यात्रा से गांधी जी का जो पूरा शिक्षा दर्शन है, जब आप ये देखेंगे और जब आपको ये पूरा शिक्षा दर्शन समझ में आएगा, तो आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जो तमाम गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं, तमाम जो उसके इंटेंट हैं, तमाम जो उसका कंटेंट है, वो आपको गांधी जी के साथ सामंजस्य में दिखता हुआ अपने आप प्रतीत होगा। तो मुझे लगता है कि ये कुछ रास्ते हैं जिससे हम इस बात को समझ सकते हैं। सर, अंत में एक महत्वपूर्ण सवाल है कि आपने भी विश्व गुरु की बात की, ज्ञान की शक्ति की बात की भारत के लिए। तो भारत को एक ज्ञान महाशक्ति बनाने का जो लक्ष्य है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का, एक बड़ा उद्देश्य भी है। और महात्मा गांधी के शैक्षिक विचार जब हम देखें तो मूलतः नैतिकता, सेवा, कर्तव्य, इनके आसपास ही उनका मूल उद्देश्य रहता है। तो उनके विचारों को लेकर के हम मानवीय प्रेरणा से ओतप्रोत होकर के सर अंत में ज्ञान महाशक्ति के रूप में भारत को कैसे आप देखते हैं सर? एनईपी के तुलना में, एनईपी से जोड़कर जब हम देखें तो भारत एक ज्ञान शक्ति बनने की ओर अग्रसर है। 2047 तक हमारा लक्ष्य भी है। गांधी जी के विचार उसमें कितने सहायक सिद्ध हो सकते हैं इस पे सर आप? बहुत अच्छा प्रश्न है। गांधी जी के विचार, गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी के विचार, महामना मदन मोहन मालवीय जी के विचार, श्री अरविंदो घोष जी के विचार, मैंने जो नाम लिए पहले, इन सब के विचारों का अगर आप एक लिस्ट बनाएं, चेकलिस्ट बनाएं, तो आप पाएंगे कि इन सारे चेकलिस्टों को जब आप सिंथेसाइज करेंगे तो वो सारी बातें राष्ट्रीय शिक्षा नीति कह रही है। इसलिए एक बात हमको बहुत स्पष्ट तरीके से समझने की जरूरत है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जो डॉक्यूमेंट है, वो कहीं ना कहीं इन सारे जो महान हमारे दार्शनिक हैं, विचारक हैं, समाज सुधारक हैं, व्यक्तित्व हैं, इनके विचारों को कहीं ना कहीं वो रिकमेंड कर रही है। ज़रूरत है हमको इसको समझने की। जहाँ तक महाशक्ति की बात है, इसमें हमें अपने अंदर भी कुछ बदलाव करने होंगे। हमारे पद्मश्री प्रोफेसर जे.एस. राजपूत सर एक बहुत अच्छा एनेक्डोट सुनाते हैं। वो कहते हैं कि कोठारी साहब से एक बार पूछा गया, लगभग 20 वर्षों के बाद, जब उन्होंने अपना रिपोर्ट सबमिट किया 1966 में, उसके 20 वर्षों के बाद उनसे एक सवाल पूछा गया कि अगर आज आपको मौका दिया जाए तो आप क्या बदलाव करना चाहेंगे अपनी रिपोर्ट में? तो कोठारी जी का जो उत्तर है, बड़ा अद्भुत उत्तर है। मुझे लगता है कि आपके प्रश्न का उत्तर भी इसी उत्तर में समाहित है। कोठारी जी कहते हैं कि अगर आज मुझे मौका मिले तो मैं पूरी रिपोर्ट में सिर्फ एक बदलाव करना चाहूंगा। इतनी बड़ी रिपोर्ट, एक बदलाव, वो एक बदलाव क्या होगा? तो कहते हैं एक शब्द का बदलाव। और चौंकने की बात है कि सर 1200 पेज की रिपोर्ट तोलेंगे तो 4.5 किलो की रिपोर्ट, उसमें सिर्फ एक बदलाव, वो भी एक शब्द का बदलाव। ऐसा क्या शब्द है जो कोठारी साहब सोच रहे हैं? वो कहते हैं मेरी रिपोर्ट का नाम है एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट, और अब मेरी जो समझ बनी है उसके आधार पर मैं नेशनल शब्द को हटाऊंगा और कैरेक्टर शब्द लाऊंगा, और अब मैं नाम रखना चाहूंगा अपनी रिपोर्ट का एजुकेशन एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट, बिकॉज नाउ आई हैव अंडरस्टूड दैट इंडिया, द मेन प्रॉब्लम इन इंडिया इज कैरेक्टर। ये बात मैं क्यों उठा रहा हूं? क्योंकि जब हम महाशक्ति की बात कर रहे हैं, विश्व गुरु की बात कर रहे हैं, तो विश्व गुरु बनने के लिए हमको जो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज हैं उनको भी क्रॉस करना पड़ेगा। अब उनको भी क्रॉस करना पड़ेगा तो जो इसेंशियल डायमेंशंस हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हमको हमारे संस्थान में इंश्योर करनी ही पड़ेंगी। चाहे वो मल्टीलिंगुअलिज्म की हो, मल्टीकल्चरलिज्म की हो, मल्टीडिसिप्लिनरी हो, मल्टी रिलीजन हो, ये सारे जो डायमेंशंस हैं करने ही पड़ेंगे। तो हम सबको कहीं ना कहीं जो एक रीजनल माइंडसेट है, जो तमाम तरह के डिवाइसिव पॉइंट हैं, चाहे वो जाति पर आधारित हो, भाषा पर आधारित हो, क्षेत्र पर आधारित हो, इन सब से ऊपर उठ करके एक अच्छे व्यक्ति और बुरे व्यक्ति के रूप में किसी को देखना है, ना कि उसकी जाति, भाषा, धर्म, मजहब के आधार पर हमको देखना है। एक बात। दूसरी बात, महाशक्ति अगर हमको बनना है तो हमको अपने करिकुलम में बड़े बदलाव करने होंगे। और अब वो सही समय, आप देखिए, अगर आप इस यात्रा को देखिए, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की जर्नी को देखिए, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 1.2 टू 2.2 टू 3.2 टू 5.2, और उसके बाद उसके रिस्पांस जो एजुकेशन रिस्पांस करता है, एजुकेशन 1.2 टू 2.2 टू 5.2 चलते, तो आप इस पूरे डायनामिक्स को, इस पूरे रिलेशन को आप समझ पाएंगे। इसलिए करिकुलम एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, डायमेंशन है, जहां पर हम सारे उच्च शिक्षा के संस्थान हो, स्कूल शिक्षा संस्थान हो, हम सबको सोचना होगा करिकुलम को लेकर के। और करिकुलम की जब मैं बात कर रहा हूं तो ये वो समय है जब हमको इंडस्ट्री एकेडमिया डायलॉग, एकेडमिया सोसाइटी डायलॉग, ये हमको करना होगा। और हमको ये तो जो मैंने अभी डिवाइसिव पॉइंट बताया, इन सब से ऊपर उठते हुए करिकुलम में जब हम काम करेंगे, करिकुलम पर जब हम काम करेंगे, रिसर्च पर जब हम काम करेंगे, अपने गवर्नेंस के मॉडल पर जब हम काम करेंगे,
तो मुझे लगता है कि ज्ञान की महाशक्ति और विश्व गुरु बनने से भारत को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन उसकी शुरुआत हमको अपने आप से करनी होगी। ये वहाँ यहाँ मैं ये कह रहा हूँ, तो ये बात मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ कि मुझे भी अपने सोच में, अपने व्यवहार में, अपनी अकाउंटेबिलिटी में, अपनी डिलीवरी में वो इंश्योर करना होगा, तभी हम ज्ञान की महाशक्ति बन पाएँगे। सर, आज के इस चर्चा में आपने हमारे दर्शकों के और विशेष करके स्वयं मेरे चिंतन धारा को एक नई दिशा दे दी कि अगर हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति को देखते हैं और गांधी जी के विचारों को अगर हम मानते हैं तो स्वतः ही स्फूर्त हो रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति में उनके विचार। तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ इस पॉडकास्ट में जुड़े, आपका हार्दिक धन्यवाद, अभिनंदन है सर। और इस पॉडकास्ट के माध्यम से हमने गांधी जी के शैक्षिक विचारों की इस दूसरी यात्रा को पूर्ण किया। हम आगे भी पुनः नित्य नवीन विषयों को लेकर अपने पॉडकास्ट में आएंगे। अंतर विश्वविद्यालय अध्यापक शिक्षा केंद्र की ओर से आप सभी का पुनः आभार। धन्यवाद।